नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जीएस यानी सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट शुरू की है। इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट शुरू कर चुके हैं। आज तीसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 40 जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्न हैं, कुछ करंट अफेयर्स का प्रश्न है और साथ ही साथ जो लेटेस्ट में जो एग्जाम हुए हैं जहां से प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को भी हमने इस प्रैक्टिस सेट में लिए हैं ताकि आने वाला जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा है वहाँ ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। मैथ, आपका रीजनिंग, जीएस और हिंदी जो भी सिलेबस होगा सारे कवर कराए जाएंगे। पर डे प्रैक्टिस सेट होगा साथियों। यहाँ पर लिखा है कि 100% वर्दी आपका इंतजार कर रही है, यानी हर अभ्यर्थी का इंतजार कर रही है, लेकिन सवाल है कि उन्हीं को ये वर्दी मिलेगी जो जिनका टारगेट पूरी तरीके से क्लियर होगा, जिनका लक्ष्य क्लियर होगा और धैर्य, लगन और मन के साथ पढ़ाई करेंगे, तब उनका निश्चित है वर्दी आपको मिलेगी। आपको किसी प्रकार की बहाना नहीं बनाना है कि भाई 3 सेक्शन आपका मजबूत था, एक सेक्शन कमजोर था, ऐसी कोई बहाना नहीं चलेगी। हर सेक्शन पर आपको मजबूती के साथ काम करना है और हर सेक्शन को जो है आपको मजबूत करना है। सिलेक्शन उन्हीं अभ्यर्थियों को मिल सकती है। परिस्थिति को दोष नहीं देना है कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हमें समय नहीं मिल पाता है, हम व्यस्त हैं, इस कारणवश कोई परिस्थिति आपको नहीं चलने वाली है, क्योंकि आपसे महान व्यक्तित्व लोग जिन्होंने इतिहास के सुनहरे अक्षरों में नाम लिखवाए होंगे वो आपसे बदतर परिस्थिति में, खराब परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को महान व्यक्तित्व के बने हुए हैं, जो कि इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अपने नाम दर्ज करवाए हैं। तो उनके सामने परिस्थिति और आपकी परिस्थिति में बहुत दिल और आसमान का अंतर है। तो परिस्थिति को दोष नहीं देना है, लगन, दिल, दिमाग अस्थिर करके सिलेबस को कवर करके अधिक से अधिक पढ़ाई करना है, पढ़ाई पर अधिक से अधिक अपना समय देना है साथियों। तो सिलेक्शन निश्चित ही मिल जाएगा। ये जो अंतिम प्रहार बैच है बिल्कुल साथियों पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। बस यही एक चार्ज है कि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे तो हमारे लिए यही एक चार्ज है आपके लिए, ठीक। 32,679 पदों पर वैकेंसी निकली है और इसमें हम लोग बिना देर किए हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं साथियों। इसमें जो पहला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। पहला है महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, बता दीजिए। ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है बिठूर, ऑप्शन सी है कालपी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, बता दीजिए। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है, यानी महर्षि वाल्मीकि का तपोभूमि कहाँ है। बस इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बिठूर है। बिठूर कहाँ है पहले तो यह बता दीजिए। तो बिठूर आपका कहाँ है, कानपुर में है। कहाँ, कानपुर में। महर्षि वाल्मीकि जी से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रामायण के संकलनकर्ता कौन थे, रामायण के रचयिता या रामायण किसने लिखा। तो यह रामायण के रचयिता कौन है भाई, आपके महर्षि वाल्मीकि जी है, ठीक। महर्षि वाल्मीकि। एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वेद को किसने संकलन किया था। तो महर्षि वेद व्यास। किसने, महर्षि वेद व्यास ने। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। महर्षि वेद व्यास, वेद व्यास। और वेद कितना है, वेद कितना है बताइए, वेद कितना है भाई। तो वेद 4 है। तो कौन कौन से हैं, पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा कौन है यजुर्वेद, यजुर्वेद, तीसरा कौन है सामवेद, सामवेद, और चौथा कौन सा है आपका अथर्ववेद। कौन है, अथर्ववेद है। ये इसको भी आपको याद रखना है। प्राचीन सबसे वेद कौन है, आपका ऋग्वेद। इसमें आपका मंत्र का भी उच्चारण है, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण है। यजुर्वेद क्या है, यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित। यहाँ से भी एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। तो गद और पद यजुर्वेद नोट करते जाइएगा, हम क्या क्या नोट करें, ठीक। सामवेद संगीत से संबंधित है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अथर्ववेद, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और इसी में जड़ी बूटी, जादू टोना, भूत पिचास का ये जिक्र है, ठीक। इसको भी आपको याद रखना है। अगला है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बता दीजिए कौन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बताएंगे और वर्तमान भी बताएंगे, क्योंकि करंट से भी इसको जोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन बी है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन डी है आत्माराम
गोविंद खेर। ऑप्शन डी है हरगोविंद पंत। बता दीजिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। तो वर्तमान में कौन है भाई? वर्तमान में कौन है बता दीजिए। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है जो सतीश महाना, इसको भी नोट कर लीजिएगा। कौन है? सतीश महाना। सतीश महाना है। कौन सी विधानसभा चल रही है आपकी? 18वीं विधानसभा। कौन? 18वीं विधानसभा चल रही है। और उत्तर प्रदेश की बात है तो एक आध और प्रश्न आपको मिलना चाहिए यहाँ पर। विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है? तो टोटल सीटें 403 है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं भाई? 80 है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 31 है। विधान परिषद की सीटें कितनी है? आपका 99 है। पहले ये 100 थी। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं आपका? आपका 75 डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी है। एक और चीज़ यहाँ से अगर ये नोट हो गया हो तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बता दीजिए उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला कौन है? बता दीजिए यहाँ से कौन है? तो ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, और इधर वाला पूरब है, और इधर वाला आपका पश्चिम है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला जो है आपका सहारनपुर है। क्या है? सहारनपुर है। सहारनपुर है। पूर्वी जिला, जहाँ से हम लोग ये वीडियो संचालित कर रहे हैं, जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बता दीजिए कौन है? बलिया। कौन है? बलिया है। उसके बाद पश्चिमी जिला कौन है? उत्तर प्रदेश का शामली है। कौन? शामली जिला है। और दक्षिणी जिला कौन है आपका? सोनभद्र है। कौन? सोनभद्र है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी जिला आप याद रखेंगे। ठीक, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। तीसरा नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है? ऑप्शन ए है तांबा और ग्रेफाइट। ऑप्शन बी है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। ऑप्शन सी है राक फास्फेट तथा डोलोमाइट। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज पाए जाते हैं, उसी का नाम आपको बताना है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज है जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात का मतलब समझ रहे हैं? लिंगानुपात का मतलब समझ रहे हैं? लिंगानुपात का मतलब कि 1000, ये मेल और एक फीमेल यानी स्त्री पुरुष, 1000 आपका मेल है तो लड़की कितने बची हैं? मतलब 912। ठीक, ये उत्तर प्रदेश में। और यही जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए, जनसंख्या अगर घनत्व पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किमी, याद रखिएगा। ठीक, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में 829 लोग रहते हैं एवरेज। ठीक, ये तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में था। और ये उत्तर प्रदेश के, और ये भारत के संदर्भ में एक चीज नोट कर लीजिए, भारत के संदर्भ में नोट कर लीजिए, भारत के संदर्भ में लिंगानुपात ही नोट कर लीजिए। लिंगानुपात कितनी है? लिंगानुपात कितनी है? तो यह देख लीजिए, ये मेल है और ये क्या है? फीमेल है। तो 1000 मेल पर आपका 943 क्या बची हैं? लड़कियां बची है 943। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और वही भारत में जनसंख्या घनत्व नोट करिए। जनसंख्या घनत्व भारत में, जनसंख्या घनत्व भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? 382 प्रति वर्ग किमी, प्रति वर्ग किमी है। प्रति वर्ग किमी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में पूरे भारत में 382 लोग रहते हैं। ठीक, इसको याद आप रखिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बताइए। गंगा नदी जो निकलती है कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आने से पहले वह उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे जिले में प्रवेश करती है, यही प्रश्न पूछा है। तो बता दीजिए। पहले तो यहाँ एक और डायग्राम बना लेते हैं। यह देख लीजिए उत्तराखंड है,
और ये मान के चलिए क्या है, यूपी है। तो उत्तराखंड से यहाँ गंगोत्री से गंगा निकलते निकलते आ रही है। आने के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश का इलाका है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है और यहाँ उत्तराखंड का लास्ट वाला जिला कौन है, तो यहाँ हरिद्वार है। क्या है, हरिद्वार है। तो हरिद्वार से कहाँ प्रवेश करते हैं, ऑप्शन ए देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए है बिजनौर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है जेपी नगर। बता दीजिए। तो इसमें जो बिजनौर में सबसे पहले पहुंचती है, कहाँ, बिजनौर में पहुंचती है और धीरे धीरे आप उत्तर प्रदेश के अन्य जिले में प्रवेश कर जाती हैं। तो जो गंगा नदी उत्तराखंड से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के जो पहले जिले में जो प्रवेश करती है, जिसका नाम क्या है, बिजनौर। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। बता दीजिए। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका है जिनका क्या नाम है, गिरिजा देवी। इनका जन्म शहर पूछा है कि किस शहर में हुआ है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन डी है आपका वाराणसी। बता दीजिए गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ। ऑप्शन आपका डी है आपका वाराणसी। याद रखिएगा, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कई बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा की स्थापना कब हुआ था। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था साथी, उसमें बताया था कि बेसिक शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी, या मौलिक शिक्षा जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2005। तो उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1995। तो हमने बेसिक शिक्षा विभाग की स्थापना बताया था, बता दीजिए याद हो तो। बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1972 में। 1972 में याद रखिएगा। इसी को बेसिक मतलब मौलिक शिक्षा विभाग भी बोलते हैं। ठीक, तो 1972 में, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन है। मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब समझ रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी, जहां से आपको रेगुलर क्लास नहीं करना होता है। आप नौकरी कर रहे हो या आप व्यस्तता की वजह से आप रेगुलर क्लास नहीं जाना चाहते, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट आप डिग्री लेना चाहते हैं, परीक्षाएं देना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो उसी को बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें कौन है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन है पूछा है। ऑप्शन ए है वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। इसमें कौन सही होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन है मुक्त वाला, जो ऑप्शन इसमें जो सही होगा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कई बार तो ये भी प्रश्न पूछा है कि यार इसकी स्थापना कब हुई है, तो ध्यान रखिएगा 1999 में की स्थापना हुई है। यहां से जब उत्तर प्रदेश का अगर आप जान गए तो भारत का भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो भारत का मुक्त विश्वविद्यालय कौन है, बता दीजिए। भारत का मुक्त विश्वविद्यालय, भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय, भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय, भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन है। विश्वविद्यालय, भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है भारत का पहला। लेकिन अब सवाल है इसका, तो 1999 याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना हुई है। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। और कहाँ पर ये है, तो पहले ये आंध्र प्रदेश में था, लेकिन आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना, तो यह तेलंगाना में चल गया है। 1982 में है, तेलंगाना में है। कहाँ है, तेलंगाना में है। इसको भी आपको याद रख लेना है। ठीक, और उसके बाद एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि एक और मुक्त विश्वविद्यालय है जो इग्नू का आप नाम सुने होंगे ना, इग्नू। ठीक, IGNOU, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। इसकी स्थापना कई बार पूछा गया है, तो 1985 में इसकी स्थापना होती है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में होती है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, बताइए।
परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है उत्तर प्रदेश में? ए है मथुरा, ऑप्शन बी है सिंगरौली, ऑप्शन सी है नरौरा, ऑप्शन डी है अलीगढ़। ये तो कई बार पीसीएस समीक्षा अधिकारी बहुत सारे एग्जाम में ये परमाणु संयंत्र से ऊर्जा केंद्र से प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। तो इसमें जो आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में ऑप्शन ए सी है आपका नरौरा। नरौरा कहाँ है भाई? बुलंदशहर में। कहाँ? बुलंदशहर, यूपी में। और इसके बाद और 2-3 याद कर लीजिए, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा केंद्र से प्रश्न पूछा जाता है कि रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? रावत भट्टा कहाँ है? तो रावत से ये राजस्थान याद रखेंगे। कहाँ है? राजस्थान याद रखेंगे। उसके बाद कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछा जाता है। कैगा ये कहाँ है भाई? कर्नाटक, कर्नाटक याद रखिएगा। उसके बाद आपका काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है भाई? यह है गुजरात में है। उसके बाद कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु। इसको भी याद रखिएगा। ये 4-5 कम से कम आपको याद रखना है, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, ये हमने 40 प्रश्न लिए हैं, लेकिन 40 को हम लोग 250 प्रश्न बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? बताइए। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1999, ऑप्शन बी है 2000 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2001 में, ऑप्शन डी है वर्ष 2002 में। यहाँ देखिए 2 डेट देकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर दिया है, और हम ही नहीं कंफ्यूज हैं, आप भी कंफ्यूज होंगे, लेकिन इस तरह का आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हमें भी टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, कोई बात नहीं, हम आपको इसको क्लियर कर देते हैं। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो हुई थी ना, अभियान चलो की शुरुआत हुई थी, यह इसमें आपका 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में। लेकिन ये स्कूल चलो अभियान को आगे चलकर किससे जोड़ दिया गया? सर्व शिक्षा अभियान से, सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। और यह कब हुआ? 2001 में हुआ। ठीक, तो स्कूल चलो अभियान ये है, लेकिन दोनों में से कोई एक प्रश्न अगर देगा, नहीं तो अगर सर्व शिक्षा अभियान देता तो क्या हो जाता आपका? 2001 होता है। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशित कहाँ होता है? बता दीजिए। कल्याण का प्रकाशित कहाँ होता है? ऑप्शन है मथुरा, ऑप्शन बी है ऋषिकेश, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है आपका वाराणसी। तो कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ होता है? गोरखपुर में। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 5 मिशन में भेजे जाने वाले रोवर का अनुमानित भार कितना है? रोवर का अनुमानित भार कितना है? बता दीजिए। चंद्रयान 5, और यह कब भेजा जाएगा? ठीक, और रोवर का कितना वजन पूछा है? ऑप्शन है 25 किलोग्राम, ऑप्शन बी है आपका 100 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 250 किलोग्राम, ऑप्शन डी है आपका 500 किलोग्राम। बता दीजिए। चंद्रयान मिशन 5 का जो भेजा जाएगा, तो उस रोवर का अनुमानित भार पूछा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है 250 किलोग्राम। यह कब भेजा जाएगा चंद्रयान 5? तो 2028-29 में भेजा जाएगा। और कहाँ भेजा जाएगा भाई? चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और चंद्रमा के वह दक्षिणी ध्रुव पर जल का पता लगाएगा, और भी विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा जाएगा। और यह भारत और जापान का एक संयुक्त कार्यक्रम है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2025 को किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा परीक्षक सीजीए का पदभार संभाला? बता दीजिए। करंट अफेयर्स से प्रश्न है, 1 सितंबर 2025 को किसने वित्त मंत्री कौन है इस समय? निर्मला सीतारमण है। इसको भी याद रखिएगा कि व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक परीक्षा सीजीए का पदभार किसने संभाला? ऑप्शन ए टीसीए कल्याणी, ऑप्शन बी है टीएस राजू, ऑप्शन सी है राजीव कुमार, ऑप्शन डी है आपका दीपक कुमार। बता दीजिए इसमें कौन है व्यय विभाग के नए महालेखा नियंत्रक? इसमें जो है आपका टीसीए कल्याणी है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 280। तो वित्त मंत्रालय, यानी वित्त मंत्रालय का जिक्र किस अनुच्छेद में है आपका? वित्त मंत्रालय का
जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, इसको भी याद रखिएगा। और वित्त मंत्री कौन है इस समय? वित्त मंत्री कौन है इस समय? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 1 अगस्त 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला? बता दीजिए, नौसेना के 47वें उप प्रमुख किससे बनाया गया है? ठीक, ऑप्शन है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल राजीव कुमार, ऑप्शन सी है एडमिरल दीपक कुमार, ऑप्शन डी है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार। बताइए भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन है? तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए है, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन है। ठीक, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका अगला है, क्वेश्चन अगला है 31 जुलाई 2025 को किसने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? बता दीजिए। ऑप्शन ए है शशि प्रकाश गोयल, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है मनोज कुमार सिंह, ऑप्शन डी है संजय प्रसाद। बता दीजिए 1 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है भाई? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए है, शशि प्रकाश गोयल को उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव के रूप में पदभार मिला है। ठीक, अगला प्रश्न है 1 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बता दीजिए। सीईओ का मतलब समझ रहे हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं। किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी का अध्यक्ष आपको पता है कौन है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल परिषद बोलते हैं, इसका अध्यक्ष कौन है? जय शाह है। कौन है? जय शाह है। लेकिन सीईओ पूछा है ना, ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी है जय शाह, ऑप्शन सी है संजोग गुप्ता, ऑप्शन डी है आपका अनिल कुंबले। तो आईसीसी के सीईओ कौन है? ऑप्शन आपका सी है संजोग गुप्ता है, इनको भी याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए? यह एक ऐसा पुरस्कार है जो कि दुश्मनों के सामने जो भी लोग अपनी वीरता पराक्रम को दिखाते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी है सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राडे, ऑप्शन सी है कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन डी है कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। बताइए परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन है आपका ए मेजर सोमनाथ शर्मा, याद रखिएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के कौन ऐसा जिला है जो कि भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है आपका लखनऊ। इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें आगरा में भगवान शिव के नाम पर या सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है 1930 में सीवी रमन ने किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? यानी सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, वह किस विषय के लिए मिला था? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है शांति, ऑप्शन सी है भौतिक शास्त्र, ऑप्शन डी है आपका अर्थशास्त्र। तो सीवी रमन को मिला था किस सब्जेक्ट के लिए? ऑप्शन सी है आपका भौतिकी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। अगला प्रश्न है विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति दशकों का संग्रह है? 10 नीति दशकों का संग्रह विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है। ठीक, कौन है भाई? ऑप्शन ए है एन इक्वल म्यूजिक, ऑप्शन बी है बिस्टली टेल्स, ऑप्शन सी है द रिवर अर्थ, ऑप्शन डी है समर रेक्वियम। बता दीजिए विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी एक कविता के रूप में 10 नीति शास्त्र का संग्रह है? तो इसका नाम है बिस्टली टेल्स। क्या नाम है? ऑप्शन बी है बिस्टली टेल्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मतलब मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि बता दीजिए कौन सी है? उस जल संधि को क्या बोलते हैं? मतलब भारत और श्रीलंका के बीच
जो जल डमरू जिसको बोलते हैं, ठीक, उसका नाम पूछा है। ऑप्शन है मलक्का जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी है पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी है सुंडा जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी है आपका मलिक कड़ू। बता दीजिए। भारत और श्रीलंका के मध्य जो पाक जल डमरू है उसको क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू ही बोलते हैं, सॉरी। इसका नाम है, आदमी कंफ्यूज करके पाक नहीं लगाता है, बोलता है कि पाक से इसका संबंध नहीं हुआ, भारत और श्रीलंका का पूछा है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, आपका पाक ही जल डमरू मध्य होगा। अगला प्रश्न है आपका, उमेद भवन पैलेस किस शहर में है? उमेद भवन पैलेस किस शहर में? उमेद भवन एक होटल है जो कि जनता के लिए होटल है, या इसको पूरी तरीके से पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है गया, खोल दिया गया है, तो इस उमेद भवन इसलिए मशहूर हो जाता है। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है आपका मैसूर, ऑप्शन डी है जयपुर। उमेद भवन कहाँ है? ऑप्शन डी आपका जयपुर में है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है? बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है नोएडा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो बताइए उत्तर प्रदेश में शर्करा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कानपुर में है। कहाँ? कानपुर में है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं आपका जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? बता दीजिए। ऑप्शन है 5 अप्रैल, ऑप्शन बी है आपका 4 मार्च, ऑप्शन सी है 7 जनवरी, ऑप्शन डी है आपका 10 जुलाई। समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर हैशटैग जो हम लोग लगाते हैं ना, हैशटैग इस तरह का एक आकृति बना रहता है, ठीक। तो ये बताइए किसके इस्तेमाल के लिए करते हैं भाई? कंटेंट को कम करने के लिए नहीं, लाइक कम करने के लिए नहीं, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए, किसी भी पोस्ट को हटाने के लिए हैशटैग हम क्यों लगाते हैं? ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो या पोस्ट पहुंचे, यानी जोड़ने के लिए। तो जुड़ाव और पहुंच को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? बताइए, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नौकरी, कौन नहीं है भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? आज के युग में सब लोग जानते हैं, ठीक। ऑप्शन ए है आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसमें नौकरी नहीं है, बाकी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते समय आपको क्या करना चाहिए भाई? महिला का जवाब देना है, घरेलू हिंसा से वो पीड़ित महिला है और आप एक क्या है? पुलिस अधिकारी है। महिला की शिकायत का जवाब देते समय आपको क्या करना चाहिए? पहला है ऑप्शन, मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़िता से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए। व्यक्तिगत से तो कोई मतलब है नहीं, व्यक्तिगत क्या मुलाकात होगी। विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए, इसमें इसका भी कोई संदर्भ नहीं। इसे अन्य रिपोर्ट के हवाले देते हुए हमले के मामले में समान समझना चाहिए, इसका भी नहीं, अन्य मामले से क्यों समान समझेंगे। एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए भाई, शुरुआती दौर में कम से कम उसके साथ क्या 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 हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें पूछताछ करना चाहिए महिला सेल में जाकर, ठीक है। तो ये आपका एक दायित्व बनता है, ठीक। ऑप्शन इसलिए आपका जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है द्राम, ऑप्शन बी है ग्राम, ऑप्शन सी है डॉलर, ऑप्शन डी है आपका रुपया। आर्मेनिया, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या बोलते हैं? द्राम बोलते हैं, याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ दिया गया है एग्जाम में। 29 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कई बार पूछा जाता है नौटंकी किस
नौटंकी जो है किस प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। रासलीला का संबंध उत्तर प्रदेश। कजरी का उत्तर प्रदेश। झोरा, छपेली, जैता का संबंध उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ये अगर ये पूछ देता कि रासलीला का संबंध किस प्रदेश से है तो आप कंफ्यूज होते हैं। तो ये चारों याद रखना है, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता का संबंध किससे? पहले तो उत्तर प्रदेश आपको याद रख लेना है। उसके बाद क्या पूछा है कि ये क्या है? ऑप्शन है लोक नृत्य, ऑप्शन बी है शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन सी है लोक चित्रकला, ऑप्शन डी है प्रारंभिक प्रसिद्ध मेला। तो ये क्या है? लोक नृत्य है। ये क्या है? लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। कौन कौन? कजरी, जैता, छपेली, उसके बाद रासलीला, नौटंकी। ठीक, ये याद रखना। अगला प्रश्न है सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया किस देश की राजधानी है बताइए। ऑप्शन है बुल्गारिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है बेनिन, ऑप्शन डी है आपका अफगानिस्तान। यानी सोफिया किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है आपका बुल्गारिया। तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। इसको भी याद रखिएगा कम से कम, ढाका, और इसका क्या है? काबुल। इसको भी याद आप रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है मानवाधिकार में कौन से? मानवाधिकार में दोनों शामिल होते, क्या क्या मानवाधिकार में शामिल होंगे? ऑप्शन है स्वतंत्रता और दायित्व, ऑप्शन बी है अधिकार और दायित्व, ऑप्शन सी है आपका अधिकार और विशेषाधिकार, ऑप्शन डी है आपका स्वतंत्रताएं और विशेषाधिकार। भाई मानवाधिकार में विशेषाधिकार का कोई तो जिक्र नहीं है, विशेषाधिकार भी नहीं हो जाएगा। स्वतंत्रता और दायित्व, मानवाधिकार। तो भाई स्वतंत्रताएं भी आपको उसी लिमिट तक दी जाएंगी ना, ऐसा नहीं है स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी करेंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये अधिकार भी होता है आपका अधिकार। अगर मानवाधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आपके अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो मानवाधिकार उस पर एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अधिकार और दायित्व हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये भी ध्यान दीजिएगा। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो बता दीजिए। यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है PMZY कब लॉन्च हुआ? PMZY का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो खाते खोले गए ना, तो कब इसकी शुरुआत हुई? ऑप्शन ए है 28 अगस्त 2014, ऑप्शन बी है 30 अगस्त 2014, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2015, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 2015। तो नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014 में तो 15 वाला नहीं होगा, 15 वाला नहीं होगा। अब 28 और 30 अगस्त में है, तो ऑप्शन ए है आपका 28 अगस्त 2014 में जनधन खाते की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई है। ऑप्शन क्वेश्चन है 33 नंबर, सदती कहानी जिस पर एक फिल्म बनी थी, सदती कहानी पर एक फिल्म बनी थी, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है प्रेमचंद्र। यानी सदती कहानी जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र की एक और पुस्तक है जिसका क्या नाम है भाई? गोदान है। क्या नाम है? गोदान है। महादेवी वर्मा का यामा है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया बताइए? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? ऑप्शन ए है अमेठी, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है आपका गोरखपुर। बता दीजिए इसमें कौन सा सही होगा? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी आपका प्रयागराज सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, मतलब ये डॉट डॉट है, इसमें क्या भरा जाएगा? का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति को वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। कोई भी अन्य व्यक्ति बलपूर्वक क्या कर लिया गया? आपके वेबसाइट पर नियंत्रण कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? ए हैकिंग, बी स्पैम, या सी फिशिंग, या वेब हाईजैकिंग। क्या कर लिया गया भाई? आपके वेबसाइट पर किसी ने हैक कर लिया बलपूर्वक, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन आपका बोलेंगे डी, मतलब वेब हाईजैकिंग बोलेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपना वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है।
भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? क्या उस पर एक सितारा होता है, मतलब स्टार होता है, या 4 स्टार होते हैं, या 3 स्टार होते हैं, या 2 स्टार होते हैं? उप निरीक्षक को बोलते क्या है? सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो अब बताइए, अब इसमें सब इंस्पेक्टर को उप निरीक्षक बोलते हैं, तो इनके जो कंधे पर मतलब कितने सितारे होते हैं, स्टार होते हैं, बताइए। पुलिस पे, कांस्टेबल पे नहीं होता है, कांस्टेबल पे तो नहीं होता है, जो आप पुलिस बनेंगे आप पे स्टार नहीं होगा, लेकिन वही सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपकी पे कितने स्टार होंगे? आप पे कितने स्टार होंगे? 2 स्टार आप पे होंगे सब इंस्पेक्टर पर। और वही अगर एसआई बनेंगे, एस हाँ, ये सब इंस्पेक्टर है, और अगर आप एसआई बने तो आप पर कितने स्टार होंगे? 3 स्टार होंगे। कितने? 3 स्टार होंगे। एसआई इंस्पेक्टर बनेंगे तो 3, और सब इंस्पेक्टर पे 2 स्टार होंगे, कांस्टेबल पे एक भी स्टार नहीं होंगे। तो इसमें जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 स्टार। अगला प्रश्न है, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? अगर मान लीजिए कि भाई उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है शांति का प्रतीक, ऑप्शन बी है संकट का प्रतीक, ऑप्शन सी है राष्ट्र शोक का प्रतीक, ऑप्शन डी है न्याय का प्रतीक। उल्टा झंडा अगर कर दिया गया तो भाई किसका प्रतीक है? तो ये संकट का प्रतीक है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? संकट का प्रतीक हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है 38 नंबर, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इंडस्ट्रियल सिस्टम को क्या बनाता है? निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है कॉन्फिगर, ऑप्शन बी है स्टक्सनेट, ऑप्शन सी है ज्यूस, ऑप्शन डी है सेंसर। इसका क्या नाम है भाई? इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाए स्टक्सनेट है। ये आपका 38 नंबर है। ठीक। तो साथियों इसमें 38 प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे भी जाते हैं, और 38 प्रश्न हमने लिए भी हैं। साथियों अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। अगर आप हमें कहाँ से देख रहे हैं जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो सुझाव बिल्कुल आप निधड़क कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपकी ये चीज़ें ठीक नहीं लगी हैं, चाहे समझ